हेलो गाइस। सो इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमने सीरीज स्टार्ट की एम लक्ष्मीकांत से, जिसे अपन कवर कर रहे हैं बुक से, ठीक है। उसी बुक में हमने आई थिंक 10 टू 12 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। उसी सीरीज में आज हम एक नए चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। वो है ऑब्वियसली सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि हम पढ़ने वाले क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि सेंटर से लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं वो क्या क्या है, मतलब लेजिस्लेचर के फील्ड में, लॉ बनाने के फील्ड में स्टेट टू स्टेट को क्या क्या पावर दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा हमारा, वो होगा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव जो रिलेशंस है, ठीक है। देखो, इसमें मैंने बहुत सारी चीजों को कट किया है क्योंकि जो ये जो चैप्टर है ना, उसमें अननेसेसरी बहुत ज्यादा डिटेल्स है और मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था लक्ष्मीकांत को पढ़ना। तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, मैं सबको इसको मतलब मगअप करने के चक्कर में था कि यही याद कर लेती है, याद कर, राइट। तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, आपको याद ही नहीं रहता फिर, ठीक है। तो देखो, आप अब देख रहे होंगे कि मैंने कितने ज्यादा क्रॉस किया है। तो आपको बहुत कम पढ़ना है इसमें, वो इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव, प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। तो उसको अपन देख लेंगे। और इंटरव्यू वगैरह में अगर कुछ होगा तो लास्ट का जो पार्ट होगा वो होगा सेंटर से रिलेशन के टेंशन एरिया, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर वगैरह, उसको अपन देखते जाएंगे, राइट। तो देखो, ये जो कमीशन अपॉइंट को अपॉइंट इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, उनकी अपन बात करेंगे, राइट। तो ये सब कुछ अपन देखने वाले हैं। आप सरकारी कमीशन, पूंजी कमीशन, उनको भी देखेंगे। बस बहुत बहुत थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और अपन आगे बढ़ जाएंगे। बहुत देखो, पूंजी कमीशन की बहुत ज्यादा डिटेल्स है, 50 आई थिंक 100 आसपास है टोटल, ठीक है। तो इतना कोई नहीं पढ़ने वाला, ठीक है। तो ये आज जो आर्टिकल लास्ट में देंगे और उसके साथ ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन है ना जल्दी से शुरू करते और जल्दी से फिनिश कर लेते चैप्टर को। बहुत ही कम टाइम लगेगा आपको और आप खुद को अच्छा लगे कि इसको इतने अच्छे से हमने इसको पूरा किया, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से अपन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट किया गया, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो, सेंट्रल स्टेट रिलेशन मतलब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स स्टेट्स जो गवर्नमेंट्स, उनके बीच के रिलेशंस क्या हैं, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। उसमें 3 तरह के रिलेशंस होते हैं एक्चुअली में। एक होता है लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, तीसरा होता है फाइनेंशियल रिलेशंस। और तीनों को अपन देखेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, वो बोलता है कि ऑब्वियसली इंडिया का फेडरलिज्म, हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था कि फेडरलिज्म की क्या क्या, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, क्वाजी फेडरल है, बेसिक नॉट आइडियल फेडरल है, बट क्वाजी फेडरल कह सकते हैं, बट फेडरल है, यू नो। तो उसने ना जो सारी पावर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल को स्टेट्स और सेंटर में डिवाइड किया है, राइट। ये किसने किया है? कॉन्स्टिट्यूशन खुद ने किया है, राइट। जबकि देखो, ऐसे एक और फील्ड होता है जिसे जुडिशियल फील्ड होता है। देखो, लेजिस्लेटिव का काम है, लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, लॉ मेकिंग, राइट। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इम्प्लीमेंटेशन। और फाइनेंशियल रिलेशंस आपको होता है फाइनेंस रिलेटेड, मनी वगैरह जो भी होते हैं उससे रिलेटेड चीजें होती हैं। और जुडिशियल सिस्टम जब जुडिशरी होती है तो हमारे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, राइट। कि जो सेंट्रल लॉ एंड जो स्टेट लॉ दोनों इन्फोर्स करते हैं सारी कोर्ट्स, राइट। लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुपरडिनेट कोर्ट जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है। तो वो तीनों, दैट्स व्हाई वी हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, व्हाइल इन द यूएसए दे डू नॉट हैव इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। वहां पे फेडरल कोर्ट फेडरल लॉज को इन्फोर्स करती है और जो स्टेट हाई कोर्ट्स होती हैं वो जो वहाँ के जो स्टेट्स है, 50 स्टेट्स है, उनके लॉज को क्या करती है? इन्फोर्स करती है। तो यहाँ पे हमारे इंटीग्रेटेड वो क्या बोलते हैं, जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है। ये देखो, तो मैंने देखो जो जो यहाँ पे हाईलाइट करने जा रहा हूँ ना, बस अपन उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज्यादा इसमें कोई काम की चीजें है नहीं सीरियसली, ठीक है। तो उसको अपन उसी को पढ़ते जाएंगे। और देखो, यहाँ पे वही बोल रहा है कि स्टेट और जो आपके क्या बोलते हैं सेंटर अपने फील्ड में सुप्रीम होते हैं, बट उसको इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन के लिए चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी कि कैसे इनको और ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ाए, उनके बीच हार्मोनी बनाई जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है। सो देखो, सबसे पहली बात यह है कि क्या बोलते हैं उसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव पावर को देखो क्या सिस्टम, उसको तीन चार तरीके से डिवाइड करते हैं। एक तो टेरिटरी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट इस सेंटर के लिए कानून पार्लियामेंट बनाती है, स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव बनाती है स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो कौन सी टेरिटरी में, मतलब किस किस जगह पे पार्लियामेंट का लॉ लागू होगा, मतलब वहां पे अप्लाई होगा, और कौन कौन से सब्जेक्ट पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट लॉ बनाएगी, राइट। उन चीजों को अपन देखने वाले हैं, राइट। और आगे ये भी देखेंगे कि जो यूनियन पार्लियामेंट हमारी है,
वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस में क्या बना सकती है, स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकती है। तो देखो सबसे पहले है कि टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब क्या है ना, सेंट्रल लेजिस्लेशन स्टेट लेजिस्लेशन, कि जो सेंट्रल लॉ होता है, मतलब जो पार्लियामेंट का लॉ होता है, वो स्टेट लॉ होता है, स्टेट लेजिस्लेचर का, उनकी वो कौन कौन से एरिया में अप्लाई होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो पार्लियामेंट जो है ना हमारी, वो देखो पूरी इंडिया के लिए या इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। बस आपको इतना इसमें याद रखना है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पूरी इंडिया के लिए, ऑल ऑफ द इंडिया, एनी पार्ट ऑफ द इंडिया के लॉ बना सकती है। जबकि स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, पूरे स्टेट के लिए या स्टेट के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकती है। बस ये याद रखिए। प्लस कोई लॉ ऐसा भी हो सकता है जो स्टेट के आउटसाइड भी अप्लाई हो। वो कब होगा, जब किसी दूसरे स्टेट जैसे यूपी और बिहार, उनमें एक अच्छा नेक्सस हो जाए, उनमें क्या हो जाए, नेक्सस हो जाए वहां के पब्लिक। जैसे अभी बिहार में क्या है, जो अल्कोहल मतलब बैन है, राइट, आपको पता ही होगा, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और नीतीश कुमार दोनों क्या बनाए, अपना कोऑर्डिनेशन बना ले और बोलेंगे ये जो लॉ है वो क्या होगा, बिहार का लॉ क्या यूपी में भी अप्लाई हो जाए। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन तभी बनेगा जब उनमें दो ज्यादा अच्छा नेक्सस हो, अच्छे रिलेशन हो, बहुत ज्यादा, राइट, दैट्स व्हाई। और एक चीज है कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, सिर्फ पार्लियामेंट ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन बना सकती है। कहने का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन मतलब इन पार्लियामेंट अपनी टेरिटरी के बाहर भी लॉ बना सकती है। आप बोलोगे ऐसे कैसे यार, दूसरे कंट्री में कोई लॉ कैसे बनाएगा, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमारे जो इंडिया के सिटीजन है, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में रहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में रहते हैं, ठीक है, तो उनपे भी तो लॉ होगा ना, उनकी प्रॉपर्टी भी तो होती होगी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, वहां पे जो रेमिटेंसेस यहाँ पे सेंड करते हैं, उनपे तो कुछ लॉ तो बनता होगा। तो उनपे जो लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो इंडियन सिटीजन लिविंग आउटसाइड इंडिया, उन पे लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट उसको बनाएगा, ठीक है। तो हमने चीज चीज देखी, पार्लियामेंट देखो इंडिया के किसी पार्ट के लिए लॉ बना सकता है, पूरी इंडिया के लिए, या इंडिया के किसी पार्ट के लिए, लेजिस्लेचर इस पूरे स्टेट के लिए, स्टेट किसी पार्ट के लिए बना सकती है। प्लस स्टेट के बाहर भी अप्लाई हो सकता है जब यू नो दो स्टेट्स के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, वहां के पब्लिक के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट देखो, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, ये मैंने इसको क्रॉस करके रखा है, ये अननेसेसरी डिटेल्स दी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब देखो हमने पहले देख लिया टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब कौन से एरिया में किसका लॉ मतलब अप्लाई होने वाला, राइट। अब जो हम देखने वाले वो क्या है कि भाई ये तो बताओ आप कि कौन से सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगी, राइट। तो इसके लिए हमने एक 7 शेड्यूल बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 7 शेड्यूल बना के रखा है, राइट। तो 7 शेड्यूल क्या बोलता है, देखो ये रहा, राइट। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट रखी गई है। कितनी लिस्ट है, 3 लिस्ट है, ये रहा देखो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्रीट लिस्ट, ठीक है, ये तीनों लिस्ट है। अब देखो पार्लियामेंट जो है ना, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। आप बोलोगे एक्सक्लूसिव पावर का मीनिंग क्या है, बताइए। तो देखो एक्सक्लूसिव का पावर का मतलब है कि इस पार्लियामेंट को जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना, उसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, कोई अदर अथॉरिटी पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट के जो सब्जेक्ट्स है उन पर लॉ नहीं बना सकती, राइट। तो जो यूनियन लिस्ट है उस पर सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है, राइट। अब यूनियन लिस्ट आप बोलोगे सब्जेक्ट्स कितने, तो देखो करंटली तो वहां पे सब्जेक्ट है 98, बट एक्चुअली में सब्जेक्ट कितने थे, पहले थे 97 थे, ठीक है। अब जो लास्ट एंट्री ऐड की गई है वो अभी रिसेंटली ऐड हुई है, राइट। तो उसको उसको हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपको याद ये रखना है कि अभी मतलब इंक्रीज हो गए नंबर। अब कौन कौन से आप बोलो सब्जेक्ट, जैसे डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, आपके फॉरेन अफेयर्स हैं, ये सब कुछ है, करेंसी वगैरह, एटॉमिक एनर्जी, जो दे सब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, डिफेंस वगैरह जो भी है सारी, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, ये सब कुछ, ये किस अंडर आता है, ये आपके अंडर आते हैं यूनियन लिस्ट के, जिसपे पार्लियामेंट सिर्फ कानून बना सकती है, राइट। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर। अब आप बोलोगे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए फिर बताओ स्टेट लेजिस्लेचर कौन से उस पे बना सकती है, इस लिस्ट सब्जेक्ट्स पे। तो उसके लिए एक स्टेट लिस्ट बनाई गई है, उसके सब्जेक्ट्स अभी है 59, पहले थे 66। आप बोलोगे यार कम कैसे हो गए, वो भी अपन देखेंगे वन बाय वन। तो देखो स्टेट लेजिस्लेचर, देखो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव पावर नहीं बोल सकते आप नहीं बोल सकते कि स्टेट लेजिस्लेचर पे जो सब्जेक्ट इस लेजिस्लेचर को अलॉट किए गए हैं वो सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर उस पर लॉ बनाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है, जनरली ऐसा होता है कि स्टेट लिस्ट पे स्टेट वही बनाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ बनाती है जब, बट कुछ 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आती है, अपन आगे देखेंगे कि कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पे पार्लियामेंट भी उसके ऊपर लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर, राइट। तो अभी करंटली सब्जेक्ट 59, पहले थे 66, ठीक है। अभी देखेंगे कौन से सब्जेक्ट को
स्टेट लिस्ट से बाहर निकाला गया है। आप देखिए ना 77 जो सब्जेक्ट मतलब 7 सब्जेक्ट को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है, राइट। स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कम कर दिया गया है। तो फिर देखेंगे अब देखो जो पुलिस, लैंड, ये जो सारे होते हैं, पुलिस, पब्लिक हेल्थ वगैरह, एग्रीकल्चर, सैनिटेशन, लोकल गवर्नमेंट, फिशरी, ये सब कुछ क्या आते हैं। थिएटर, जब आप थिएटर मूवी वगैरह देखने जाते हो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, उसमें टैक्स वगैरह जो भी अप्लाई होता है वो सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, राइट। अब नेक्स्ट है एक और लिस्ट हमने पार्लियामेंट ने दे दी भाई, क्या बोलो ऐसा करो एक कॉन्करेंट लिस्ट भी ले जाओ, मतलब जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने बोला कि देखो एक कॉन्करेंट लिस्ट भी बना देते हैं जिसमें ना आप दोनों ही मतलब लॉ बना सकते हो, पार्लियामेंट बना सकती है, लेजिस्लेटिव भी बना सकती है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में होगा, जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, राइट। अभी टोटल सब्जेक्ट है 52, पहले थे 47 थे, तो इसमें 5 सब्जेक्ट ऐड किए गए, वो देखेंगे, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ये तो मतलब बेसिक आइडिया लाइक सबको पता ही होता है, फिर भी मैं रिपीट करवा देता हूँ एक बार फिर से, दैट्स व्हाई रिवाइज हो जाएगा आपका। अगर पता है तो, नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगा, और जिनको पता है उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो क्रिमिनल लॉ, मैरिज, जो भी सारे होते हैं प्रोसीजर, मैरिज, डिवोर्स, पॉपुलेशन प्लानिंग एक्सेट्रा रिलेटेड, ड्रग्स, न्यूज़पेपर जो आप पढ़ते हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस, ये सब कुछ किसी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं, राइट। अब आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है, मतलब अब तक के मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मुझे बोलोगे कुछ उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स एग्जाम। तो 42nd कॉस्ट अमेंडमेंट एक्ट 1976, जब इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट इमरजेंसी पे चल रही थी उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया, कॉन्करेंट लिस्ट से क्या कर दिया, आपके जो कुछ सब्जेक्ट है ना, कुछ क्या मतलब 5 सब्जेक्ट्स को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया स्टेट, जो कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। मतलब पहले इनके सब्जेक्ट इस पे लोग बनाते थे स्टेट लिस्ट, अब कौन बना सकते, पार्लियामेंट बना सकती है, इसलिए दोनों बना सकती है। तो देखो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन, राइट। सेकंड है फॉरेस्ट, थर्ड है वेट्स एंड मेजर्स, जिनसे आप मतलब मेजर करते हो, राइट, चीजें, ठीक है। और देखो इसमें पूरा उसको रेड कर देता हूँ ना। तो देखो फर्स्ट एजुकेशन, सेकंड फॉरेस्ट, थर्ड है वेट्स एंड मेजर्स, और फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड काइंड। सो जो देखो कौन कौन से लास्ट एजुकेशन, जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखो मतलब है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल्स। अगर आपको याद होगा आपको जो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसमें बना था, 1972 में बना था, उसके जस्ट बाद ही 4 साल बाद इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया, ताकि इसके लिए ज्यादा मेजरमेंट किया जाए। जैसे उस टाइम पे क्या था, ये वाइल्ड लाइफ क्योंकि कुछ स्पेसीज और इंडेंजर्ड हो रही थी, स्पेशली जो आपका था टाइगर वगैरह हो रहा था, ठीक है। तो उनको सेव करने के लिए, ठीक है, उनको फर्दर एक्सटेंशन से रोकने के लिए, तो उसके लिए क्या बनाया कि बोलता कि अब है ना, ताकि उसके लिए क्या बने, लॉ भी बना सकती पार्लियामेंट, दैट्स व्हाई इट वाज पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट, राइट। तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, आपको 5 चीज याद ही रखना है, बस ये तो आपको याद ही रखना है। फुल चांसेस ऑलरेडी 1-2 बार प्रीलिम्स में पूछ लिया है, ठीक है, और आगे पूछने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके किसी काम का नहीं है तो मैंने इसको कट कर दिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि रेजुलेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं। आप बोलोगे सर रेजुलेटरी सब्जेक्ट क्या होता है? रेजुलेटरी सब्जेक्ट्स का मीनिंग होता है कि जो सब्जेक्ट इन तीनों लिस्ट में कवर नहीं है, राइट। ऐसा भी तो हो सकता है ना, बाई चांस आगे कुछ नए सब्जेक्ट आ जाए, ठीक है। तो जैसे पहले स्पेस वगैरह पे कुछ चीजें नहीं थी, बट अभी स्पेस काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन को बढ़ रहे हैं, नए नए स्पेस प्रोजेक्ट बढ़ रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं था, राइट। तो अब कुछ नया सब्जेक्ट आ गया, डिजिटल फील्ड से रिलेटेड कुछ आ गया, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड। उस टाइम सोशल मीडिया तो नहीं था, राइट, 1950 में तो नहीं था जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्सेबल हुआ था। तो अब जो सब्जेक्ट पीछे बच गए, ठीक है, जो किसी भी लिस्ट में नहीं डाले गए हैं, वो सब्जेक्ट किसके अंदर आएंगे, वो पार्लियामेंट की उसमें लेजिस्लेटिव पावर में जाएंगे, मतलब पार्लियामेंट ही उन पे लॉ बना सकता है, राइट। अब देखो इसका कंपैरिजन मैंने जो आई थिंक पार्लियामेंट्री और फेडरल जो आपका क्या बोलते हैं फेडरलिज्म का जो हमने चैप्टर पढ़ा है लेक्चर, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको 4 कंपैरिजन हमेशा याद रखनी है कि रेजिडुअरी पावर देखो यूएसए में किसको दी गई है, सब्जेक्ट्स की, वो दी गई है आपके स्टेट्स को, ठीक है, फ्लोरिडा जैसे लॉस एंजल्स जो भी सारे होते हैं, ठीक है, उनको दी गई है। कनाडा में
किसको दिया गया है? जैसे क्यूबेक प्रोविंस है, वहां का 10 प्रोविंसेस है, मतलब स्टेट्स है बेसिकली। तो क्यूबेक है कनाडा का, तो कनाडा में उसको रेजरी पावर नहीं दी, जब कनाडा सेंट्रल जो लेजिस्लेचर उसको दिया गया है, राइट, पार्लियामेंट को वहां पे। और इंडिया में पार्लियामेंट को दिया गया है, जो कनाडा से हमने काफी चीजें ली वहां से। प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 जो ब्रिटिशर्स हमारे उस टाइम पे रूल कर रहे थे, वो लेके आए थे ना, ठीक है। तो उन्होंने रेजिडेंट पावर दी थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, राइट। बस आपको याद ये रखना है। और उस टाइम उसको वाइस राय बोलते थे, राइट। उसका मतलब नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया गया था, अगर आपको पता हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1861 में, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नो, हाँ 1861, नो नो 1858 में, सॉरी, हाँ 1858 में, क्योंकि 1857 में उसका वो रिवोल्ट हुआ था। 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब लाए थे लोग, तो उन्होंने नोमेनक्लेचर चेंज कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह बना दिया। जैसे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का जो चैप्टर हमने लेसन में फर्स्ट चैप्टर देखा, उसमें मैंने आपको बताया, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये आपके किसी काम का नहीं है ये सब कुछ। हाँ यहाँ पे देखो, बस मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, थोड़ा अगर आपको कुछ हो जाए तो। जनरली क्या होता है, जनरली क्या मतलब बोले ही समझ लो आप। कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक हायरार्की है। हायरार्की आप बोलो किसकी हायरार्की है? हायरार्की ये है कि पावर ऑफ इन तीनों लिस्ट की। आप बोलोगे सर पावर ऑफ लिस्ट का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल लिस्ट कौन सी है? आप बोलोगे ये तो पता ही, कॉन्करेंट लिस्ट, क्या बोलते हैं उसको, यूनियन लिस्ट है, ऑब्वियसली, राइट। उसके बाद कौन सी? आप बोलोगे स्टेट लिस्ट होगी, नहीं, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट होगी, राइट, उसके बाद स्टेट लिस्ट होगी। तो सबसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पे होगी यूनियन लिस्ट, उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद होगी स्टेट लिस्ट। तब आप बोलोगे पावरफुल का कैसे पता चलेगा? पावरफुल का पता ऐसे चलेगा, मान लीजिए कोई लॉ है, मतलब कोई चीज, कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, या कुछ है, तो उसमें ना कॉन्फ्लिक्ट हो गया, यूनियन लिस्ट, यूनियन मतलब पार्लियामेंट के लॉ और स्टेट के लॉ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो अब पावरफुल का इससे मीनिंग है जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसमें किसका लॉ माना जाएगा, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? तो पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी देगी। दैट्स व्हाई यूनियन लिस्ट इज मोर पावरफुल। अब जब यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो यूनियन लिस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जब उसके बाद स्टेट लॉ और कॉन्करेंट जो लॉ है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कॉन्करेंट लिस्ट को प्रायोरिटी दी जाएगी। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन आप मान सकते हो, वो क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो जैसे तो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है, बट यहाँ पे मैंने 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ ये रहा, देखो देयर इज एक्सेप्शन, ये देखो। सपोज करिए अगर कॉन्करेंट लिस्ट और उसमें क्या हो जाता है, उसमें हो जाए क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ, देखो सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए ना, ठीक है, नहीं कहने का मतलब यह है कि स्टेट लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में, कॉन्करेंट जो लिस्ट है उसमें अगर सपोज पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और स्टेट लॉ में जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो अगर जो स्टेट लॉ अगर प्रेसिडेंट की असेंट से पास हुआ ना, प्रेसिडेंट की जो असेंट के बाद पास हुआ ना, तो वो परवेल करेगा जनरली। बट पार्लियामेंट फिर से लॉ बना सकती है यूनियन लिस्ट के थ्रू और उसको ओवर रूल कर सकती है। बस आपको इतना सा याद रखना था, इसमें थोड़ा सा केस था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो कि आपको कोई डाउट ना हो। आप बोलोगे ये सब कुछ छुड़ा रहे, नहीं सब कुछ नहीं छुड़ाएंगे, जो चीज काम की होगी वो पढ़ाएंगे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अभी। अब देखो थर्ड जो हमारा जो टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड। अब आप बोलो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जनरली स्टेट लिस्ट पे स्टेट सब्जेक्ट्स बनाती है, स्टेट लिस्ट लॉ बनाती है। जनरली बोला है मैंने, ऑलवेज नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला ऑलवेज? उसका रीजन है, देखो क्योंकि कुछ जैसे सर्कमस्टेंसेस आती है, सिचुएशन बनती है जहां पे क्या होता है कि स्टेट लिस्ट पे भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। आप बोलोगे वो कौन कौन सी है? तो वो फर्स्ट है जब राज्यसभा ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास करते। रेजोल्यूशन मतलब राज्यसभा ने बोला नेशनल इंटरेस्ट में कि हमें इस सब्जेक्ट पे हमें पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, राज्यसभा खुद बोल दे। आप बोलोगे सर राज्यसभा को क्यों पावर दी है, लोकसभा को क्यों नहीं दी? तो आपको मैंने पहले भी बताया है, फिर से बताया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। राज्यसभा स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव होती है, तरह से राज्यसभा स्टेट्स की रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब द वॉइस ऑफ स्टेट्स होती है इंडियन फेडरेशन में, ठीक है। जबकि लोकसभा द हाउस ऑफ, जो वॉइस ऑफ पीपल होती है, वॉइस ऑफ पब्लिक होती है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ के जो आपके जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा, वो कौन इलेक्ट करता है? वो वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट करती है। दैट्स व्हाई जैसे आपने देखा होगा जो संजय राउत है, आप आम आदमी पार्टी के हैं, ठीक है, वो राज्यसभा के मेंबर है, आपको पता होगा। और इवन जो राघव चड्ढा है वो भी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं।
उनकी वॉइस को, उनके जो कंसर्न्स हैं वो पार्लियामेंट मतलब राज्यसभा में उठाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिल्ली। और इसी तरह जो आपके बोलते हैं सपा है, कांग्रेस है, सभी पार्टीज के ओपोजिशंस के वो वॉइस उठाते हैं, राइट। और इवन जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है, बीजेपी वो राज्यसभा में वहां की वॉइस उठाएंगे, राइट, ऑब्वियस है। तो दैट्स व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन पावर टू राज्यसभा टू पास ए रेजोल्यूशन इन द नेशनल इंटरेस्ट विद स्पेशल मेजोरिटी। बस अगर राज्यसभा क्या कर दे, स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या कर दे, कोई नेशनल इंटरेस्ट में रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट को बता दे कि है ना इस सब्जेक्ट पे, इस सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना चाहिए, तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। बट आपको याद ये रखना है, जब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो सिंपल मेजोरिटी के साथ बनाएगी, बस आपको याद रखना, ठीक है। जैसे सपोज करो कल सपोज करो पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास कर दिया फ्यूचर में विद रेस्पेक्ट टू डिवोर्स, ठीक है। देखो नहीं सॉरी, ये डिवोर्स ऑब्वियसली उसका ही पार्ट है ना, डिवोर्स तो उसका कंटेंट का पार्ट है। जैसे स्टेट का पार्ट, जैसे पुलिस से रिलेटेड, ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि नेशनल इंटरेस्ट में पुलिस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, उनका और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन करने के लिए कुछ लॉ बनाना चाहते हैं, तो राज्यसभा सपोज करो लॉ पास कर दे, तो उस केस में क्या होगा आपको पता होना चाहिए। जब ये रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी जो थर्ड मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग करेंगे, तो उसमें क्या होगा, राज्यसभा जैसे ही पास करेगी तो पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी के साथ उसको बना सकती है लॉ, ठीक है, राइट। तो आप ये यहाँ पे है कि राज्यसभा सिंपल स्पेशल मेजोरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करेगी नेशनल इंटरेस्ट में, बट पार्लियामेंट मतलब फिर से जब लोकसभा राज्यसभा पास करेंगी उस बिल को जब उस पर डिस्कशन हो, उसके बाद जो वोटिंग होगी वो सिंपल मेजोरिटी के साथ होगी, याद रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन वो होगी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आप ये याद रखिएगा, अपन आगे इमरजेंसी प्रोविजंस को पढ़ेंगे डिटेल में, बट मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, मतलब क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट ये दे देता हूँ कि देखो जब नेशनल इमरजेंसी होती है ना, क्या बोलते हैं इन्फोर्सिबल होती है, जब ऑपरेशन में होती है, जब चल रही होती है, तब जो पार्लियामेंट है ना और पावरफुल बन जाती है। मतलब इंडिया का जो सिस्टम है ना, फेडरलिज्म का जो सिस्टम है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, बस। तो पार्लियामेंट फिर किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है, ठीक है, स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट पे, बस आपको याद है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। बट आपको एक बात ये और बता दूं, देखो यहाँ पे लिखा है लॉ है ना 6 महीने के बाद इमरजेंसी खत्म हो गई, उसके बाद ये लॉ मतलब रिपील हो जाएगा अपने आप ही, बस खत्म। मतलब पार्लियामेंट सपोज करो इमरजेंसी के टाइम पे लॉ बनाती है, ठीक है, किसी स्टेट सब्जेक्ट पे, बट जब इमरजेंसी खत्म हो गई, ठीक है, उसके 6 महीने के बाद मतलब इमीडिएटली वो लॉ रिपील नहीं होगा, 6 महीने के बाद अपने आप ही इनऑपरेटिव या रिपील हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से, क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्लियामेंट को कि स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट आप क्या बनाइए, स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाइए, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब पार्लियामेंट उन्होंने उनकी स्टेट लेजिस्लेचर ने पास कर दिया उस चीज को कि हाँ स्टेट ने रिक्वेस्ट की है, तो जब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब्जेक्ट पे लॉ बनाएगी ना, तो वो लॉ उन्हीं स्टेट्स में अप्लाई होगा जिन्होंने ये बोला है, जिन्होंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की लॉ बनाने की, दूसरे स्टेट्स पे लागू नहीं होगा। सपोज करो राजस्थान और बिहार बोलते कल पार्लियामेंट को जाके कि मतलब रेजोल्यूशन पास कर दे और पार्लियामेंट को सेंड कर दे कि इस पे आप लॉ बनाइए, ठीक है, राइट, जिसे पब्लिक हेल्थ पे लॉ बनाइए, बिहार और राजस्थान बोलते हैं, ठीक है। तो जब लॉ बनेगा पार्लियामेंट का वो राजस्थान बिहार पे अप्लाई होगा, वो यूपी पे अप्लाई नहीं होगा। बट हाँ आने वाले टाइम में यूपी खुद रेजोल्यूशन पास करके ये बोल सकती है कि ये लॉ हमारे स्टेट में भी अप्लाई हो, तो ये फ्यूचर में इसकी भी पॉसिबिलिटी होती है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बता देता हूँ कि जब कुछ स्टेट्स ने जब क्या कहते हैं 2 और मोर स्टेट ने रिक्वेस्ट की और पार्लियामेंट लॉ बनाए, वो कौन कौन से, देखो प्राइज कंपटीशन एक्ट था 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने देखा था, राइट। तो वाइल्ड लाइफ उसके लिए देखो आप ये भी, हाँ देखो क्योंकि देखो हमने ना 19, अब ये बड़ा मतलब काफी ज्यादा लॉजिकल चीज हो जाएगी आपके लिए, थोड़ा मतलब ट्रिकी है बट समझिए आप। देखो हमने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब 1976 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और बर्ड्स के प्रोटेक्शन के लिए उसको हमने क्या किया, स्टेट लिस्ट कौन के लिस्ट में सब्जेक्ट को ट्रांसफर किया, बट पार्लियामेंट ने तो लॉ पहले ही बना दिया है। आप ये देखिए ना पहले बना दिया ना, तो ये पहले कैसे बनाया भाई, ये तो स्टेट लॉ का पहले इससे पहले तो स्टेट सब्जेक्ट था ये, तो बनाए कैसे, उसका रीजन था क्योंकि कुछ स्टेट 2 और मोर स्टेट ने वहां पे उस टाइम पे क्या किया, जो आप हमारी पार्लियामेंट उससे रिक्वेस्ट की कि इस पे आप लोग बनाइए, दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड दिस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। उसके साथ ही वाटर देखो आपको पता है हमारे यहाँ पे काफी सेंसिटिव है क्योंकि बहुत ज्यादा कमी है इसकी भी,
काफी पॉल्यूशन होता है इसका, उसमें भी एक्ट किसने बनाया 1972 1974 में 1974 में बना दिया। ऐसे अर्बन सीलिंग एक्ट, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1994 वगैरह। तो ये कुछ एक्ट्स के एग्जांपल है, याद भले मत रखिए बट कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट जो सिचुएशन होगी वो होगी जब आपको कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट क्या करना पड़े, इंप्लीमेंट करना पड़े। मान लीजिए अभी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या क्या रशिया की विजिट की, राइट। तो सपोज करिए उन्होंने ऐसा कुछ एग्रीमेंट करके आ जाते वो, ठीक है, किसी भी लाइक सपोज बोलो वो बोलते कि हम क्या बोलते हैं एक साथ मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है, कुछ नई मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे किसी सपोज करिए यूपी में करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से तो अभी वहां पे ऐसे परमिशन लेके बोला नहीं होगा कि आप यूपी में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो उसके लिए लैंड चाहिए होती है। लैंड किसका सब्जेक्ट, स्टेट सब्जेक्ट है, राइट। तो यूपी गवर्नमेंट बोल सकते हैं हम क्यों आपको लैंड दें, राइट। तो ऐसा भी तो हो सकता है, बट क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट बनाया गया है, तो अब क्या करेगी, उससे रिलेटेड लॉ क्या कर देगी, उसके जब उसको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा तो क्या करेगी, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। बस आपको याद ये रखना है, राइट। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना हो, तो उसकी कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। देखो उसके एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, जेनेवा कन्वेंशन 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 और ट्रिप्स वगैरह जो है, और एनवायरमेंट से जो एक्ट है, ठीक है, वो सब रिलेटेड ये किसके थ्रू बनाए गए, इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए गए। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन जो है प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, बस जब प्रेसिडेंट चल रहा ना तब वैसी सिचुएशन होती है कि स्टेट क्या बोलते हैं, स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, बस आपको याद रखना है। और इसको आपको याद ये रखना है, देखो लॉ तो इमरजेंसी के टाइम पे बना रही है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, और प्रेसिडेंट के रूल पे बना रही है। दोनों में डिफरेंस ये होगा, ये डिफरेंस तो ये होगा कि जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है उसी के लिए अप्लाई होगा, उसी के लिए एक्ट होगा। जैसे सपोज करो बिहार में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है या मणिपुर में सपोज लग जाए प्रेसिडेंट रूल, राइट। तो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी ना वो किसके, मणिपुर के लिए बनाएगी, राइट। वो यूपी के लिए अप्लाई नहीं होगा। प्लस जो लॉ सपोज मणिपुर के लिए बना दिया वो लॉ कंटिन्यू रहेगा, वो ऐसे रिपील नहीं होगा 6 महीने के बाद। बस आपको याद रखना है उसको रिपील करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को लॉ बनाना पड़ेगा उसको रिपील करने के लिए, ठीक है। तो हम देखो 5 सिचुएशन से जब 5 सर्कमस्टेंसेस है जब क्या बना सकती है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब लॉ बना सकती है। एक तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, दूसरा जब 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट से, नेक्स्ट जब राज्यसभा क्या करे रेजुलेशन पास कर दे, ठीक है, और थर्ड जो फोर्थ है जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अप्लाई करना हो या मतलब इंप्लीमेंट करना हो, और नेक्स्ट फिफ्थ लास्ट है वो प्रेसिडेंट रूल जब चल रहा है स्टेट में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अब देखो याद कैसे तरीका है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप याद रखिए कि राज्यसभा रेजुलेशन पास करे नेशनल इंटरेस्ट में, सेकंड स्टेट 2 और मोर स्टेट रिक्वेस्ट कर ले, ठीक है, नेक्स्ट नेशनल इमरजेंसी चल रही हो, और नेक्स्ट प्रेसिडेंट रूल चल रहा हो, और नेक्स्ट इससे लास्ट है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट को अप्लाई करना हो, ठीक है, इंप्लीमेंट करना हो। नेक्स्ट अब अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सेंट्रल का कंट्रोल कैसे स्टेट के लेजिस्लेशन पे वो देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है दोनों का, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन लोग बनाएगा, फिर हमने ये देखा कि स्टेट लिस्ट पे भाई सेंटर का जो आपका पार्लियामेंट है कब लोग बना सकता है, वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट जो है कि भाई अब लोग सपोज करो बना तो दिया, स्टेट लोग बनाने की कोशिश कर रहा है स्टेट लिस्ट, उस पे सेंटर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए देखो आर्टिकल 200 एंड 201 ये जो आर्टिकल है वो सेंटर को पावर देते हैं। वो कैसे देते हैं कि सपोज करो गवर्नर के पास स्टेट लेजिस्लेटिव बिल पास होके आ गया और गवर्नर की असेंट के लिए वो पेंडिंग है। अब गवर्नर के पास ये राइट रहेगा कि वो बिल को क्या कर दे, प्रेसिडेंट साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट, उनकी कंसिडरेशन के लिए उसको क्या कर दे, भेज दे, ठीक है। अब जब प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट आप उसको एब्सोल्यूट वीटो के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीटली विथहेल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको कैंसिल खारिज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। सेकेंड जो तरीका वो है कि जब कभी स्टेट कोई ऐसा बिल स्टेट लाइक जो कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स ये जो होता है इस पे रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात करें तो वो लोग तभी इंट्रोड्यूस होगा लेजिस्लेचर में जब उससे पहले क्या करें, प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उनकी रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी आपको, मतलब उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। मतलब फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स या इंटरकोर्स किसी भी स्टेट में, ये स्टेट के आसपास अगर उसको इंट्रोड्यूस करना है ऐसा कुछ बिल,
तो उससे पहले आपको प्रेसिडेंट साहब की क्या लेनी पड़ेगी, रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो आर्टिकल 304 के थ्रू ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, ठीक है। नेक्स्ट बस एक इतना सा छोटा सा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब चल रही होगी, आर्टिकल 360 जब एक्टिव होगा, ठीक है, उस टाइम पे मनी जो बिल्स होंगे, जो फाइनेंशियल बिल्स होंगे, वो जनरली क्या होंगे, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, वो क्या होंगे, कंसिडरेशन के लिए गवर्नर सेंड करेंगे। बस आपको याद रखना है, क्योंकि अपन इमरजेंसी में देखेंगे कि कैसे चीजों को फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल मैटर्स सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं, सैलरीज वगैरह कट कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हमने देखो लेजिस्लेटिव चीजें तो देख ली है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, मैंने क्रॉस कर दिया, राइट। अब जो नेक्स्ट जो आपका सेकंड नंबर जो होगा, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। जो जो इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। देखो इसके लिए मैं आपको सीधा बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ, इसके लिए मैं बहुत कुछ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। देखो आपको क्या याद रखना है, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन दोनों एक ही है। उसका मीनिंग ये होता है कि जो आप लॉ बना दिया, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो चाहिए कुछ, तो एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट करती है। अब एग्जीक्यूटिव कौन सी एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगी या यूनियन आपकी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव करेगी। तो इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। तो देखो यूनियन लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स बनेंगे, यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनेंगे, उस पे उनको इंप्लीमेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन गवर्नमेंट की होगी, मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव होगी। स्टेट लिस्ट पे जो सब्जेक्ट्स पे लॉ बनेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनको इंप्लीमेंट करने की। कॉन्करेंट लिस्ट पे जो लॉ बनेंगे, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की हो जाएगी इंप्लीमेंट करने की। बट यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनाएगी पार्लियामेंट, उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, उनको इंप्लीमेंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को याद रखिए। जबकि यूनियन लिस्ट के लॉ को इंप्लीमेंट करेगा यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को इंप्लीमेंट करेगा आपके क्या बोलते हैं स्टेट, ठीक है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो दोनों सेंट्रल स्टेट उसको इंप्लीमेंट करेंगे। जबकि रेजिडरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा, जो रेजिडरी सब्जेक्ट्स पे जो लॉ बनेंगे उनको इंप्लीमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। बस यहाँ पे एक्सेप्शन याद रखिएगा, और इसमें कुछ भी आपको याद रखने लायक नहीं है यहाँ पे, दैट्स व्हाई मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये किसी भी काम के नहीं है, इन सबको मैंने क्रॉस कर दिया, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम सीधा फाइनेंशियल रिलेशंस पे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। बस आपको इतना सा याद रखना था, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल रिलेशन आ गया हमारे जो क्या बोलते हैं चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है, ये है फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। अब देखो मैं सबसे जो फर्स्ट फाइनेंशियल रिलेशन में वो टैक्सिंग पावर से रिलेटेड है। टैक्सिंग पावर मतलब टैक्सिंग पावर जो हम टैक्स देते हैं ना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, सब कुछ, उनकी पावर किसके ऊपर है, तो वो देखते हैं अभी। तो देखो सबसे पहले यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे उन पे टैक्स का एक्सक्लूसिव पावर पार्लियामेंट के पास होगा। एक्सक्लूसिव पावर कहने का मतलब यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स होंगे ना, उन पे टैक्स का पावर किसके पास होगा, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ पार्लियामेंट का ही पावर है वो, और किसी का नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड उस पर कुछ नहीं उसका नहीं कर सकती। तो यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उन पे जो टैक्स लगेगा, उन पे पार्लियामेंट ही टैक्स लगा सकती है। नेक्स्ट स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के जो टैक्सेबल सब्जेक्ट्स हैं उन पे क्या कर सकती है, स्टेट लिस्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टैक्स लगाने का पावर एक्सक्लूसिव है, जबकि लॉ बनाने का पावर स्टेट लेजिस्लेचर का एक्सक्लूसिव नहीं है। आपको ये डिफरेंस याद रखना है। बट यहाँ पे देखो पहले तो क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट में कोई टैक्स वगैरह नहीं था। बट हमारे जो 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 और जो 1 जुलाई 2017 में जब जीएसटी क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ जीएसटी का, उसके बाद जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर पार्लियामेंट लेजिस्लेचर दोनों के पास क्या है, कॉन्करेंट पावर है लॉ बनाने की और टैक्स लगाने की। तो आपको पता ही जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 273A जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया है, ठीक है, इसके 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 के थ्रू, तो उसके थ्रू पार्लियामेंट ऐसे लेजिस्लेचर दोनों को पावर दिया गया है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिलेटेड लॉ बनाने के लिए और उन पे टैक्स लगाने के लिए। क्योंकि जीएसटी काउंसिल के मेंबर दोनों होते हैं, आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो स्टेट्स के जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह होते हैं, ठीक है, ये मतलब कोई अपॉइंट मिनिस्टर का वो हो जाता है। नेक्स्ट है रेजिडरी पावर ऑफ टैक्सेशन। बस आपको क्या याद रखना है
कि इसकी जो पावर है वो ऑब्वियसली किसकी हो जाएगी, पार्लियामेंट की हो जाएगी। मतलब रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी टैक्स का मतलब होता है कि अगर कोई टैक्स सपोज करो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ शुरुआत में उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उसके बाद कोई टैक्स नया टैक्स आया है, तो वो टैक्स उस पर टैक्स कौन लगाएगा, सब्जेक्ट पे उस पर टैक्स लगाएगा आपका पार्लियामेंट लगाएगा, याद रखिएगा आप। तो जैसे कुछ नए जैसे टैक्स इंट्रोड्यूस किए थे, गिफ्ट टैक्स। गिफ्ट टैक्स मतलब सपोज करो किसी सेलिब्रिटी या किसी क्या बोलते हैं, किसी पैसे वाले ने क्या कर दिया, रोल्स रॉयस गिफ्ट कर दी, तो उसके ऊपर ऐसा तो नहीं, रोल्स रॉयस तो छोटा गिफ्ट है नहीं, बहुत बहुत लाइक एक्सपेंसिव गिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो उसके ऊपर तो भी टैक्स लगना चाहिए ना, तो दैट्स व्हाई गिफ्ट टैक्स हैज इंट्रोड्यूस। वेल्थ टैक्स, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो गरीबों के पास तो है नहीं पैसा, तो उसको इनकम इनक्वालिटी को कम करने के लिए टैक्स लगेगा। एक्सपेंडिचर, आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर ऊपर टैक्स लग जाएगा, ये सिंपल एज दैट। तो ये कुछ आपके रेजिडुअरी टैक्स के एग्जांपल्स हैं जो पार्लियामेंट ने क्या इंपोज किए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, किसी काम के नहीं है, ठीक है, ये अननेसेसरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब सीधा ये इसी पे पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ये भी देखो काम का नहीं है, ठीक, कैंसिल कर देता हूँ, इसको क्रॉस कर देता हूँ। जो आपका जो थर्ड है, क्या बोलते हैं, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जो आपका टॉपिक उसमें फाइनेंशियल रिलेशंस में, वो है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब अब तक हमने देखा कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है, कि भाई टैक्स कौन लगाएगा, किसके अंडर आता है, जो भी है सब कुछ, ठीक है, वो सब हमने देख लिया। अब देखते हैं भाई सेंटर को टैक्स के अलावा कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है और स्टेट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है। तो सेंटर की देखो मेन रिसिप्ट देखो, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, जो हमारे पोस्ट वगैरह होते हैं ना, टेलीग्राफ, ठीक है, आजकल जो पोस्टल बैंक्स भी हो रही है, पोस्ट बैंक, तो उनसे जो भी इनकम होगी वो सेंटर की होगी। रेलवेज, क्योंकि ये क्या है, यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन लिस्ट में आता है, दैट्स वाई। और बैंकिंग, बैंकिंग से जो इनकम होगी, एसबीआई आरबीआई जो भी पैसा कमाएगी वो गवर्नमेंट को देगी, यूनियन गवर्नमेंट को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ब्रॉडकास्टिंग, जो भी ये चैनल वगैरह चलते हैं उनपे। कॉइनेज एंड करेंसी, जो भी हमारे नोट्स होते हैं, जो कॉइन होते हैं। सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज, जैसे ओएनजीसी वगैरह है, ये जो आपकी है ना, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, ठीक है, तो उन सब का जो इनकम होगी ना, वो क्या होगा, वो इनकम किसको मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी, राइट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। अब आप बोलोगे स्टेट की भी बता दीजिए, तो स्टेट की तो इनकम क्या क्या है, टैक्स के अलावा इरिगेशन। अब इरिगेशन करवा दिया किसी ने, कैनाल वगैरह किसी को पहुंचा दी, तो उसका पैसा तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, ऐसे थोड़ी फ्री में दे देंगे, तो उसका कुछ छोटा मतलब मिनिमम अमाउंट लगता है, तो वो किसके इस सेक्टर में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के। इसके अलावा फॉरेस्ट है, सपोज आपने कुछ टिम्बर वगैरह काटनी है, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि फॉरेस्ट, ऑल द फॉरेस्ट इज कॉन्टेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हमने अभी देखा था 42nd पोस्ट अमेंडमेंट एक्ट 1972 1976 में ये उसको ट्रांसफर किया गया था स्टेट लिस्ट से कॉन्टेंट लिस्ट में। नेक्स्ट फिशरीज, अब जैसे तमिलनाडु है कि जो केरला है, जहाँ पे कोस्टल जो एरियाज हैं, कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, वहां पे जो फिशिंग से रिलेटेड जो भी होगा इनकम, वो क्या होगा, स्टेट की होगी। स्टेट एंटरप्राइजेज जो भी होती हैं वो उनसे इनकम होगा। स्टेट एंड लॉ इसका कोई ज्यादा है नहीं, क्योंकि इसमें कुछ मतलब, एक तो इसमें ये होता है कि किसी का हायर मतलब किसी प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं है, और एक में मतलब वो क्या होता है, एक मिनट में आपको बता ही देता हूँ, कहाँ चला गया, हाँ ऐसे ही कुछ, ठीक है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने इसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो वो जब मतलब किसी जब ओनर ना हो किसी प्रॉपर्टी का ना, तो प्रॉपर्टी किसके अंडर चली जाती है, वो जैसे लैंड है तो लैंड किसके अंदर जाएगी, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाएगी। अगर कोई यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट किसका उसका नाम नहीं है किसी प्रॉपर्टी का, तो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आ जाएगी। अब देखो देखो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास पैसे कमाने के तरीके, तो टैक्स लगा लेंगे, दोनों टैक्स भी देख लिया हमने। दूसरा तरीका नॉन इनकम टैक्स, की उनकी इनकम दूसरी इनकम जैसे हमने देखा ही अभी। अब एक और तरीका जिससे स्टेट्स को पैसा मिलता है वो ग्रांट्स इन एड। मतलब क्या होता है कि इतना पैसा करने के बाद भी सेंटर के पास बहुत ज्यादा पैसा बच जाता है, स्टेट को काफी कम पैसा मिलता है, ठीक है, क्योंकि स्टेट का एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होता है, राइट। तो सेंटर का क्या है, इस सेंटर का एक्सपेंडिचर जाता है, बट स्टेट्स को पैसा कम मिलता है टैक्स के थ्रू वगैरह, तो उनको और पैसा देने के लिए ये सिस्टम बनाएंगे, ग्रांट्स इन एड। और जो आपके क्या बोलते हैं, इसमें ग्रांट्स इन एड में स्टेट ग्रांट होते हैं, ये फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे अप्लाई होता है, आर्टिकल 275 है। ज्यादा काम के नहीं इसलिए मैंने छोड़। डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब होता है कि आप सेंटर गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन है, जिसका मन करे सेंटर गवर्नमेंट उसी को दे देगी। सपोज को सेंटर गवर्नमेंट को लगा कि यूपी को ज्यादा पैसा देना चाहिए तो यूपी को दे देगी, राइट, दैट्स व्हाई उनके अदर ग्रांट्स ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टेम्परेरी टाइम के लिए बनाया गया था। तो आपको याद रखना है कि ग्रांट्स इन एड वगैरह जो भी होते हैं, जनरली क्या होता है, फाइनेंस कमीशन जो होता है अपॉइंट होता है आर्टिकल अंडर आर्टिकल 280, जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं 5 साल से पहले जो भी होता है, फिर उनको लगता है जब ये देखो मैंने बताई थी आपको पहले यहाँ पे ही,
ठीक है, आर्टिकल 280 है फाइनेंस कमीशन, वो रिकमेंड करता है कि कितना टैक्स से उसमें क्या बोलते हैं स्टेट और सेंटर में डिवाइड होना चाहिए, राइट, कितना उसको स्टेट को देना चाहिए सेंटर को। नेक्स्ट थोड़ा ये आप याद ये रखिएगा, इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट तो ये नहीं जनरली, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो देखो इतना पैसा लाइक ग्रांट वगैरह मिलने के बाद और टैक्स वगैरह में लगाने के बाद, इनकम होने के बाद भी पैसा कमी पड़ जाता है। आपने देखा होगा बजट डेफिसिट चलता है, हमारे फिस्कल डेफिसिट चलता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो हमें क्या बोरो हमें उधार भी तो लेना पड़ता है ऑब्वियसली, डे टू डे लाइफ पर्सनल लाइफ में भी लेना पड़ता है, और इसी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा लेना पड़ता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कहीं से भी पैसा ले सकती है, मतलब फॉरेन से ले सकती है, अब्रोड से ले सकती है, और इंडिया के इनसाइड आउटसाइड कहीं से भी ले सकती है। जबकि स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इंडिया के क्या बोल सकते हैं अंदर से ले सकती है, पैसा बाहर से नहीं ले सकती, बस आपको ये याद रखना है। और ले पैसा के भाई पैसे के लिए कुछ तो रखना, कोलेटर रखना पड़ता है ना, जैसे अपन आप होम लोन लेते हो जो कुछ के कोलेटर रखना पड़ता है, गोल्ड लोन है तो गोल्ड रखना पड़ता है, जो भी है, तो उसके लिए कोलेटर क्या है, वो होती है आपकी सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, जहां से सारे जो क्या बोलते हैं टैक्स वगैरह जाते हैं, जो भी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है, और इसी प्रकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट की सारी इनकम इसमें जाती है, मतलब इकट्ठा होती है इसमें। ठीक है, यही से पैसा बजट के लिए पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब आपको मतलब मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ वो याद रखने वाली चीज ये है कि स्टेट गवर्नमेंट है ना अब्रोड से लोन नहीं ले सकती, ठीक है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से भी लोन ले सकती है, ये सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, ज्यादा इंपोर्टेंट चीजें है नहीं, ये सब मन क्रॉस कर दिया है। अब बस ट्रेंड को, हाँ बस ये थोड़ा इंपोर्टेंट मैं बता देता हूँ जल्दी से। अब तक हमने देख लिया लेजिस्लेटिव रिलेशन देखे, एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन देख लिया, और फाइनेंशियल रिलेशन भी देख ली। इन सब रिलेशन के बाद अब आप भी वो बोलो ना कि यार इतने अच्छे रिलेशन है क्या, मतलब चीजें सब सही चल रही क्या, तो आप तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, आप तो पता ही है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता ही होता है कि सेंटर से रिलेशंस में काफी टसल होती है, स्पेशली व्हेन द ऑपोजिशन गवर्नमेंट इज देयर इन द स्टेट। और ठीक है, जैसे अब सपोज बीजेपी गवर्नमेंट है, तो बीजेपी गवर्नमेंट के जो ऑपोजिशन में होंगे, जैसे आपकी जो टीएमसी है, जो कांग्रेस है, जो आम आदमी पार्टी है, जैसे पंजाब आम आदमी पार्टी है, वेस्ट बंगाल में टीएमसी पार्टी गवर्नमेंट है, राइट, तो उनके बीच में टसल चलती है। देखा आपने मनरेगा वगैरह में आपने देखा होगा, मतलब वेस्ट बंगाल के वो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट काफी उनको सेंटर से रिक्वेस्ट करती है, यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। ठीक है, वो चल रहा है बेटर, तो कहने का मतलब काफी प्रॉब्लम होती है। तो अपन देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है रिलेशंस में, क्या क्या दिक्कत होती है, टेंशन इतना टेंशन क्यों बढ़ता है, टसल क्यों होती है इतनी ज्यादा। तो उसका रीजन ये देखो, फर्स्ट है कि मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ द गवर्नर। आप बोलोगे सर इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस मानेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 70 आपका 74 यही तो बोलता है, हमने देखा था पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कि प्रेसिडेंट को एडवाइस माननी पड़ती, बाइंडिंग है उनके ऊपर। 42nd क्वेश्चन अमेंडमेंट ने बता दिया है कि बाइंडिंग है, उनको माननी पड़ेगी, राइट, पहले बाइंडिंग नहीं थी। अब देखो क्या है कि गवर्नर अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट साहब, और सपोज करो वहां पे स्टेट में गवर्नमेंट किसी दूसरी पार्टी की है, सपोज करो टीएमसी की गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब किसकी रिकमेंडेशन लेंगे, मोदी जी की, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, और काउंसिल मिनिस्टर की, वो उनपे यहाँ पे रूलिंग कौन पार्टी है, वो है एनडीए गवर्नमेंट, एनडी पार्टी, जो एनडी कोalition अलायंस है वो है यहाँ पे, जो कि अपोजिशन पार्टीज आपस में। तो जनरली क्या होता है, ऐसे को अपॉइंट करते हैं तो वो टसल क्रिएट करते हैं वहां पे, और सपोज कभी भी उसको डिसमिसल कर सकते हैं गवर्नर को, उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। देखो जैसे ही रिटर्न ऑर्डर पास कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, वैसे ही क्या होगा, डिसमिसल हो जाएगा, वैसे ही रिटर्न ऑर्डर पास किया गवर्नर बन गए। तो यहाँ पे टसल चलती रहेगी। आपने देखा होगा, मैंने पहले ही बताया कि आर.एन. रवि जो, और काफी जब ये आपके वाइस प्रेसिडेंट हमारे जो अभी जगदीप धनखड़ जो हैं, वो उससे पहले क्या थे, वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, अगर आपको याद होगा तो उनके बीच और जो ममता बनर्जी है उनके बीच काफी टसल होती थी इस रिलेटेड, दैट्स व्हाई ये टेंशन एरियाज है। नेक्स्ट है डिक्शनरी एंड पार्टीशन रोल ऑफ गवर्नर्स, यही बात है। अब क्या बोलता है, अब पर्सन रोल ये होता है कि सेंटर उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता है गवर्नर को कि आप है ना जो कुछ एक्ट वगैरह पास करे उसको क्या करो, आप उसको उस पर सिग्नेचर मत करो, या प्रेसिडेंट की असेंट पे उसको क्या कर, कंसिडरेशन के लिए उसको सेंड कर दो, ये सब कुछ चीजें चलती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली देखो आपने देखा वो केरला और जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में केस भी किया था कि ये मोर देन 2 years पेंडिंग पड़े हैं हमारे बिल्स, पर वो क्या गवर्नर क्या असेंट नहीं दे रहे, क्योंकि वो उनका इंस्ट्रक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट
प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया। अब देखो क्या, मैं इसका मतलब लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। आप खुद सोचिएगा कि सपोज करो अगर मणिपुर में आज क्या होता, हम काफी टाइम से वायलेंस चल रहा है वहां पे, ठीक है, एथनिक वायलेंस चल रहा है आपस में एक दूसरे को, मतलब काफी ज्यादा वायलेंस है, राइट। तो अगर सपोज वहां पे गवर्नमेंट किसकी है, वहां पे एक रीजनल पार्टी, उसके साथ अलायंस किसकी, बीजेपी की अलायंस है। अगर उसकी जगह अगर ओपोजिशन पार्टी की किसी की अलायंस होती वहां पे, उनकी गवर्नमेंट होती, तो आपको नहीं लगता अब तक कब कब प्रेसिडेंट रूल लग जाता वहां पे। आप समझ रहे हैं बात को, अब बस आप ये याद रखना है, ठीक है। बस नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब सपोज को सीआरपीएफ को एम्प्लॉय वो कर दिया, या किसी आर्मी वगैरह को एम्प्लॉय कर दिया, एफ्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पुलिस से ज्यादा क्या करते हैं, अगर आपने आगे रिसेंटली देखा होगा, जैसे जो पंजाब इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है पंजाब स्टेट में, उसके जो जुडिक्शन है वो बीएसएफ के अंदर रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर रहता है। इंटरनल सिक्योरिटी में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्या हुआ कि मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में क्या हो रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने उसकी जो बीएसएफ की जो जुडिक्शन है उसको बढ़ा के 50 किलोमीटर ज्यादा एक्स्ट्रा कर दिया, 50 और 80 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर दिया। तो पंजाब गवर्नमेंट ना सुप्रीम कोर्ट गई इसके लिए कि भाई देखो हमारा जुडिक्शन है पुलिस का, क्योंकि पुलिस के अंदर किसका सब्जेक्ट है, पुलिस सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट है, राइट, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। तो हुआ क्या, तो अभी वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल ही रहा है कि भाई जुडिक्शन बढ़ाए क्यों, दैट्स व्हाई वहां पे टसल होती है, इट्स व्हाई। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट। मैंने पहले ही बोल दिया है कि प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं आपके गवर्नर, वो क्या कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं बिल को कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट की, पहले बता दिया। नेक्स्ट डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशंस टू द स्टेट। अब देखो हमने ऊपर देखा था ग्रांट्स इन एड देखा था, एक आपको याद हो तो, ठीक है। उसमें हमने 2-3 ग्रांट्स देखे थे, एक तो स्टेटरी ग्रांट देखा था, एक देखा था आपका एक डिस्क्रिशनरी ग्रांट देखा था, ठीक है। तो जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होते हैं स्पेशली, उसमें क्या होती है, जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जिस स्टेट में रूलिंग जो यूनियन गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी होती है जिस स्टेट में, उसी को ज्यादा अलोकेशन मिलता है। जैसे करंटली क्या है, बीजेपी की यहाँ पे एनडी की जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, राइट, यूनियन लेवल पे, और यूपी में किसकी, बीजेपी गवर्नमेंट है, गुजरात में भी ऐसा ही है। तो जनरली ऐसा ट्रेंड होता है, ट्रेंड रहा है कि क्या होता है वहां पे फाइनेंशियल एलोकेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जबकि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पे उनको फाइनेंशियल कम, जैसे टीएमसी वगैरह काफी कंप्लेन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द मनरेगा फंड्स, राइट। तो ये हो रहा है। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन तो अभी एबोलिश कर दिया, उसका कोई ज्यादा मतलब नहीं, अपन पढ़ेंगे नहीं। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसके हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, स्पेशली आईएएस एंड आईपीएस। ये फॉरेन सर्विस का ऑब्वियसली फॉरेस्ट जो सर्विस होती है उसका अलग से पेपर होता है, राइट। तो आईएएस एंड आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस, इनका मैनेजमेंट का सिस्टम क्या, देखो इनके लिए एग्जाम कौन करवाता है कंडक्ट, इनके लिए यूपीएससी कंडक्ट करवाता है एग्जाम। रिक्रूटमेंट कौन करता है, यूपीएससी करती है। ट्रेनिंग कौन देता है, सिलेक्शन गवर्नमेंट करती है, राइट। और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेनिंग कौन देगा इसको, इनको ट्रेनिंग देंगे आपको, आपकी जो यूनियन गवर्नमेंट देगी। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो होते हैं पर्सनल, वो देते हैं, राइट, उसके अंडर आती है लबासना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये एक्चुअली में तो ट्रेंड वहां पे हो रहे हैं, इनको उनका सिलेक्शन भी सेंट्रल एजेंसी कर रही है, ठीक है, यूपी सेंट्रल एजेंसी, राइट। बट ये काम किसमें, इनको कैडर अलॉट होते हैं, आपको पता ही होगा, जैसे राजस्थान कैडर, बिहार कैडर, एमपी कैडर, जो भी होता है कैडर अलॉट होते हैं, वो स्टेट्स में काम करते हैं। स्पेशली जैसे आप 8 साल की सर्विस के बाद डीएम बनते हो, डीएम या डीसी जो भी बोलते हैं उनको, ठीक है, वो बनते हो। वो काम किसके अंडर, स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफर, देखो ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है। जबकि अल्टीमेट कंट्रोल किसके, मतलब उनको सस्पेंड करने का जो पावर है, सपोज किसी आईएएस को, किसी डीएम को सस्पेंड करना हो, तो जो क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट सीधा सस्पेंड नहीं करती, उसको डिसमिस नहीं करती, उसके लिए प्रेसिडेंट का ऑर्डर चाहिए। प्रेसिडेंट किसके एडवाइस पे काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे, दैट्स व्हाई देयर इज टसल, राइट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर द पॉलिटिकल पर्पज। अब देखो हमने ऊपर देखा था ब्रॉडकास्टिंग, जो आपका क्या बोलते हैं जो सब्जेक्ट, उस पे लॉ कौन बनाता है, उस पे लोग बनाते हैं पार्लियामेंट, और उस पे तो पार्लियामेंट का उस पे क्या बोलते हैं एक्सक्लूसिव पावर है। तो होता क्या है कि जनरली जो इलेक्शंस टाइम पे होते हैं, तो जो रूलिंग ओपोजिशन पार्टीज उनको जो है ना ब्रॉडकास्टिंग, उनको पब्लिसिटी का टाइम उस पर कम होता है, ठीक है, और रूलिंग गवर्नमेंट ज्यादा वो करती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमीशंस अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर्स, ये तो आप लाइव देख रहे होंगे। जो आपके दिल्ली के जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, और जो भी झारखंड के जो सीएम थे, मतलब अभी सीएम है करंटली जो के हेमंत सोरेन, ठीक है। तो उनके आपने देखा होगा कि ईडी वगैरह, ईडी और सीबीआई की मतलब ये इंक्वायरी चल रही है। तो अभी वो तो आई थिंक अरविंद केजरीवाल तो अंदर ही है, मतलब जेल के अंदर ही,
ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में, राइट। और जो आपके हेमंत सोरेन अब बाहर आ गए, ठीक है, बेल पे, तो उनके काफी देखा वो अपोजिशन ने काफी सुबह वो प्रोटेस्ट वगैरह किया, राइट। नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ द फाइनेंस बिटवीन सेंट्रल स्टेट। अब वही है, जिस देश में ग्रांट्स वगैरह है या मनरेगा, जो भी हमने देखा मनरेगा फंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज नहीं कर रही है इस टीएमसी की, जो वेस्ट बंगाल के, ठीक है, तो वही कॉन्फ्लिक्ट है। नेक्स्ट, इंक्रोचमेंट बाय सेंटर ऑन द स्टेट लिस्ट। हमने देखा 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस आती है, स्पेशली जब नेशनल इमरजेंसी आपकी पावर में होती है, तब कुछ बहुत ज्यादा आपके लॉ बन जाते हैं और स्टेट लिस्ट पे बनते हैं। और प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे राज्यसभा, सपोज करो किसी टाइम पे, जैसे राजीव गांधी गवर्नमेंट की जब टाइम थी, उनके उनको काफी ज्यादा मतलब वो मिले थे, उनकी 400 से ज्यादा सीट्स आई थी लोकसभा में, और उनकी राज्यसभा में क्या थी, मेजोरिटी थी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, फिर वो क्या करते हैं, राज्यसभा सपोज उन्होंने पास करवा लिया अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ कुछ रेजोल्यूशन, तो किसी भी स्टेट सब्जेक्ट पे क्या लॉ से बना सकते हैं। तो उससे जो स्टेट की क्या बोलते हैं जुडिक्शन, उससे क्या होगा, वो खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब उसके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं। अब देखो, ये टेंशन एरिया तो हमने देख लिए सब कुछ, ये मतलब 10-12 जो भी है, ठीक है, नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखो आप सीबीआई ईडी वगैरह की बात कर रहे हैं, वो सेम है, ठीक है। अब देखो, इन सब इंप्रूव करने के लिए क्या हुआ भाई, ये तो अभी से थोड़ी चल रहे हैं, ये तो बहुत टाइम से चल रहे हैं, 1960 से चल रहे हैं प्रॉब्लम। स्टेट्स जब जब स्टेट्स की रूलिंग ओपोजिशन गवर्नमेंट वहां पे रूल करती है, तो वहां पे टसल होती है। तो उस टसल को दूर करने के लिए, रिलेशंस को स्मूथ बनाने के लिए, ज्यादा कोऑपरेटिव बनाने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम कमीशंस एंड कमिटीज अपॉइंट हुई है, ठीक है, ताकि रिलेशंस अच्छे बने, कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए इसके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले है ना, फर्स्ट क्या बना, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बना, एआरसी। अगर आपको पता हो क्या बोलते हैं उसको, हमारे लिए स्पेशली विद रेस्पेक्ट टू गवर्नेंस एंड एथिक्स, एआरसी सेकंड एआरसी की जो रिकमेंडेशन आपको पता होगा, जो उनकी जो है ना रिकमेंडेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम द एथिक्स पेपर एंड गवर्नेंस के पेपर, जो जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है गवर्नेंस, उसके पर्सपेक्टिव से सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट फर्स्ट एआरसी कब अपॉइंट हुआ था, 1966 में अपॉइंट हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई, जो कि 1977 में पीएम भी बने थे। और उसके बाद उस मोरारजी देसाई को रिप्लेस किया था के हनुमंतैया ने, ठीक है। तो फर्स्ट एआरसी बना था 1966 में, मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे। तो इसने है ना सबसे पहले ये कोशिश की कि रिलेशंस को बेटर करें। अब रिकमेंडेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो एफर्ट डाला गया वो राजा मेनन कमेटी के थ्रू डाला गया, रिलेशंस इंप्रूव करने। तो 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसको राजा मेनन कमेटी को अपॉइंट किया, ठीक है, कि इसके रिलेशंस हमारे सेंट्रल से रिलेशन को कैसे इंप्रूव करें। नेक्स्ट, हाँ देखो, राजा मेनन कमेटी की एक चीज आपको याद रखना है, राजा मेनन जो कमेटी है ना, उसने एक रिकमेंडेशन किया थी इंप्रूव करने के लिए। उसने बोला कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज आईएएस आईपीएस आईएफएस, उनको आप अबोलिश कर दीजिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो कौन सी कमेटी ने ऐसा बोला आज तक, तो वो है एक थी राजा मेनन कमेटी, अपॉइंटेड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 1969 में। बस आपको याद रखना है, उन्होंने बोला ऑल इंडिया सर्विस को अबोलिश कर दी, मतलब इनके जो इंस्टीट्यूशन उसको पूरा खत्म कर दीजिए। अगर ये हो जाए तो पॉसिबल, तो जनरली हम जो स्पेशली जो आईएएस आईपीएस आईएफएस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी तैयारी नहीं कर रहे होते, राइट, अगर ऐसा रिकमेंडेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता, राइट, तो ऑब्वियस है। नेक्स्ट है आनंद साहिब कुछ, ये साहिब रेजोल्यूशन है, हमारे ज्यादा काम करने को पॉइंट किया था ये। उसके बाद वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, ऐसे ही कुछ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या वो ये इंपॉर्टेंट है, सरकारी कमीशन। ये देखो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, क्या नाम था इनका, ये आरएस, इसके चेयरमैन थे आपके आरएस सरकारी, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस अब ये अपॉइंट कब किया गया था, 1983 में, जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी, ठीक है, राजीव गांधी जब गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी के असेसिनेशन के बाद वो पीएम बने थे, हाईएस्ट सीट्स मिली थी उनको। तो उसी टाइम पे उन्होंने ना सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए और ज्यादा कोऑपरेटिव बनाने के लिए सरकारी कमीशन अपॉइंट किया, उन्होंने रिकमेंडेशन दी, और काफी ज्यादा कंप्रेहेंसिव रिकमेंडेशन दी। कब दी उन्होंने, 1988 में दी, अपॉइंट किया 1983 में। अब देखो, रिकमेंडेशन तो बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड है ना, एक चीज मैं आपको, एक मिनट, यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड एक रिकमेंडेशन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो अपन है ना, जब गवर्नर का जो चैप्टर आएगा, उस टाइम पे अपन देखेंगे कि सरकारी जो कमीशन है उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है। अभी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे अपन स्किप कर देते हैं।
नेक्स्ट है पुंछ कमीशन, ठीक है। तो देखो आप सोचिएगा कि छोड़ नहीं रहे, देखो हाँ, जब गवर्नर का जो चैप्टर आएगा और अदर फील्ड में भी उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज के फील्ड में जो भी कुछ रिकमेंडेशन दिए ना इस उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो उस टाइम हम देखेंगे कि उनकी क्या रिकमेंडेशन थी सरकारी कमीशन, ठीक है। वो काफी पुंछ कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हुआ था, पुंछ कमीशन हुआ था इम्प्रूव करने के लिए लेसन्स को 2007 में, जब आपकी यूपी की गवर्नमेंट थी, चेयरमैनशिप थी मदन मोहन पुंची, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, बस आपको याद रखना है। 2007 में अपॉइंट हुए थे, इन्होंने भी कॉम्प्रहेंसिव रिकमेंडेशन दी है, बस ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी। चेयरमैनशिप ऑफ मदन मोहन पुंची, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2007 में अपॉइंट हुआ अंडर यूनियन गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, ठीक है। देखो इन्होंने रिकमेंडेशन तो बहुत ज्यादा दी है, मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले भी, हमारे लेक्चर शुरू होने से टाइम पे बताया था, अराउंड 50 to 60 उन्होंने दिए टोटल, ठीक है। ये देखो 38 दी, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली आई वोंट डिनाई दैट, बट फैक्ट इज दिस कि अभी हमें इन चीजों पे ध्यान नहीं देना। जब कोई भी टॉपिक रिलेटेड चीजें होंगी तो अपने आप ही हम क्या देखेंगे कि कौन सी रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे और उसके ब्रैकेट में लिख देंगे रिकमेंडेड बाय पुंछ कमीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक। तो ये आर्टिकल्स आप याद मत रखिएगा, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। सो गाइस, हमने सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को इस तरह से स्मूथली पढ़ा है ना कि मुझे नहीं लगता इतना अच्छा कि स्मूथली लक्ष्मीकांत से किसी ने मतलब पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से। तो ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि आपको वही पढ़ना है जो यूपीएससी की डिमांड हो। देखो पढ़ने के लिए तो बोलते हैं ना कि अंडर द सन जो भी सारा सिलेबस है वो ही है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, अपने को वही पढ़ना है जो यूपीएससी 10 में पूछा गया, पीवाईक्यू से हमें पता चला है, ठीक है। सिलेबस में तो ऑब्वियसली सारा पॉलिटिका दे ही रखा है, स्पेशली ऐसा कुछ नहीं बोला है, बट फेडरलिज्म का बोला है कि फेडरलिज्म के अंदर आ जाएगी चैलेंजेस, कौन कौन सी फेडरलिज्म के जीएस 2 में चैप्टर है, फेडरलिज्म में क्या क्या चैलेंजेस आ रही है उसको, ठीक है, तो ये उसके अंदर आ जाएगा। बट बात ये है कि प्रीलिम्स में स्पेशली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से हमने पढ़ने का कोशिश किया। सेंटर जो लास्ट जो चैप्टर था इसके जो टेंशन एरिया जो रिकमेंडेशन, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हमने अच्छे से मतलब मोस्ट पॉसिबल वे में इसको देखना, कम से कम टाइम में करने की कोशिश की है। आई एम वेरी श्योर कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और आपको ये आइडिया लग जाएगा एटलीस्ट कि आपको लक्ष्मीकांत को बुक को कैसे पढ़ना है, ताकि आपके पास मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम कवर कर सको, ठीक है। ए सिंपल इज दैट, राइट। सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय बाय।